हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन के अंदर हमने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, यानी कुछ क्वेश्चंस उस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किए थे। आज का, जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। लेकिन फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, इससे पहले जो पार्ट कल के सेशन में अधूरा रह गया था उसे पूरा करेंगे। कल के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के देखे थे। कुछ बचे हुए क्वेश्चंस आज के सेशन में देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो कितना एक्सपेक्टेशन रखे कि हाँ इतने नंबर आ जाएं तो हम नैया पार हो जाएगी हमारी, मेंस की तैयारी चालू कर दें। उनके लिए फाइनल कट ऑफ जो है वो हम आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल के सेशन में जो हमने काम अधूरा छोड़ा था, जिन क्वेश्चंस को पूरा करने की बात मैंने कही थी कि हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, उन सेशंस को या उन क्वेश्चंस को हम आज के इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। राइट, सो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने देखा था कि निम्नलिखित पर विचार करिए। एरोसोल फॉर्म एजेंट, अग्निमंदक, फायर रिटार्डेंट, ल्यूब्रिकेंट्स। इसमें हमने देखा था ल्यूब्रिकेंट के रूप में जनरली काम नहीं आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में आज के सेशन में चर्चा करते हैं। जिन बच्चों से पिछला सेशन छूट गया है वो आई बटन पर क्लिक करके पिछले वाले सेशन को देख लें। पिछले 20 क्वेश्चन मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। आज 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदक, बायोफिल्टर जो है, बायोफिल्टर्स पर जैव निस्यंदकों पर क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रही है, क्योंकि जनरली हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती, कुछ समस्याएं होती है, और उन समस्याओं का समाधान हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के द्वारा देखते हैं कि कहीं तकनीक जो है वो हमारी सहायता कर सकती है। एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक बायोफिल्टर्स है हमारे लिए। इन बायोफिल्टर्स का उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए यूपीएससी बार बार, पिछले साल भी प्रीलिम्स में आप बायोफिल्टर्स पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस साल भी जैव निस्यंदक या बायोफिल्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं और हमें यह पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने कथन सही हैं, यह हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट है, 3 कथन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड। ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो पार्ट है इसके अंदर हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि फिश फीड जो होता है, जिन जो चारा या जो भोजन हमने मछलियों को डाला है या मछलियों के पास में है, वो अगर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए, उस अपशिष्ट का उपचार करने के लिए बायोफिल्टर्स का, जैव निस्यंदकों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। जो वेस्ट जो है उसके अंदर जो अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया गैस जो निकल रही है, उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में काम में आ सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि बायोफिल्टर्स, जैव निस्यंदक, ये काम कर सकते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रेट के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। फास्फोरस को बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं। बढ़ाएंगे तो
जो यूट्रोफिकेशन होता है, सुपोषण की जो समस्या होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन को कम करने के लिए हमें पानी में से जो पोषक तत्व है उनको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो बायोफिल्टर्स वो काम करते हैं कि पानी के अंदर जो एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व जुड़ जाते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं, ताकि अंदर का इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा प्रभावित ना हो, यूट्रोफिकेशन या हिंदी में जिसे सुपोषण कहते हैं उसका शिकार ना हो। तो ये तीसरा स्टेटमेंट उल्टा लिखा गया है, इस वजह से ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट निकल करके आते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल दो, ओनली दो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें यहाँ सही देखने को मिलेंगे, एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, अंतरिक्ष में पिंड, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हमें दिया है, कुछ नाम दिए हैं जैसे कि सेफिड्स, नेबुले, पल्सर, हिंदी में भी सेफिड, निहारिकाएं, पल्सर, इनके बारे में कुछ आगे डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है, और हमें ये देखना है कितने सही सुमेलित हैं, कितने इनमें से सही करेक्टली मैच्ड देखने को मिल रहे हैं, ये हमें चेक करना है। यहां अगर हम देखें तो सेफिड जो है उसके आगे लिखा है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, जो कि गलत है। नेबुला को ऐसे बादल के रूप में हम देखते हैं, निहारिका को ऐसे बादल के रूप में हम देखते हैं, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सेफिड जो है वो धूल के बादल नहीं होते हैं। निहारिका के सामने जो लिखा हुआ है, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, बार बार उनमें से लाइट निकलती है, फिर बुझते हैं, फिर जलते हैं, फिर बुझते हैं, ऐसा जिनमें देखने को मिलता है उन्हें सेफिड कहते हैं, निहारिका नहीं कहते, नेबुला नहीं कहते, सेफिड कहते हैं। तो ये इससे मैच होता है, इस वजह से ये करेक्टली मैच्ड दोनों ही देखने को नहीं मिले। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है यूपीएससी ने, ऊपर नीचे कर दिया है। ये इसका अगर ये यहाँ लिखा होता, ये यहाँ लिखा होता तो दोनों करेक्टली मैच्ड हो जाते, दोनों सही सुमेलित हो जाते। तीसरा लिखा है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, इनको हम पल्सर कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा एक सही सुमेलित जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ओनली वन जो है, केवल एक जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को यूपीएससी ने ऊपर नीचे कर दिया, ये दोनों अगर ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ होता तो ये तीनों सही सुमेलित हो जाते, तीनों करेक्टली मैच्ड हो जाते। तो आंसर यहाँ पर हमारा ए निकल करके आएगा, ओनली वन जो है वो हमारा सही आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथन। पारा प्रदूषण जो है, मर्करी पॉल्यूशन जो है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर वही हमें चेक करना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने कथन जो है वो सही है, ये हमें चेक करना है। कितने कथन सही है ये हमें यहाँ पर चेक करना है। वॉइस रिलेटेड कुछ इशू बच्चों को है ऐप पर? क्लियर है? ओके, चलिए। ओके, क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पारा प्रदूषण, मर्करी पॉल्यूशन, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कितने सही है ये हमें बताना है। देखते हैं। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही बात है। गोल्ड जो निकाला जाता है, गोल्ड की माइनिंग जहां पर होती है वहां पर पारे का प्रदूषण, मर्करी पॉल्यूशन हमें देखने को ज्यादा मिलता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कोज मर्करी पॉल्यूशन, कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है, मर्करी पॉल्यूशन होता है। ये भी ठीक बात है, कोयले के अंदर मर्करी जो है वो हमें देखने को मिलता है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है बट मिलता है, और उसकी वजह से पारे का प्रदूषण, मर्करी पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही, करेक्ट हमें देखने को मिलता है। देन तीसरा
जो स्टेटमेंट है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। ये भी ठीक बात है, मर्करी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है, किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी प्रकार के जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए भी काफी ज्यादा घातक होता है। इसलिए इसका कोई सेफ लेवल नहीं है कि इतना इतना मरकरी तक अगर आपकी पहुंच है तो आप सेफ हो, इससे ज्यादा मरकरी, इससे ज्यादा पारे तक अगर आप पहुंचेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा कोई लेवल नहीं है। जब भी आप मरकरी के कांटेक्ट में आ रहे हैं मतलब आप जो है हैजार्ड की स्थिति में है, संकट की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि ऐसा कोई सेफ सुरक्षा स्तर जो है, सेफ एक्सपोजर लेवल जो है, वो अभी तक हमारे नॉन में नहीं है, हमारे ज्ञात में नहीं है। राइट, तो आंसर हो जाएगा हमारा, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट देखने को यहां मिल रहे हैं। कितने पूछे हैं हमसे कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सारे के सारे स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन से इस बार 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा छाया रहता है, तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक और आगे आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में फिर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए, और कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने कथन सही है, ये हमें बताना है। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन। बिल्कुल ठीक बात है, नितिन गडकरी गाड़ी लेकर के घूमते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो जलती है, और हाइड्रोजन से इंटरनल कंबस्शन आईसी इंजन के अंदर जल करके वो काम में ली जाती है, और दूसरी जगहों पर भी इसको काम में लिया जा सकता है। ये ठीक स्टेटमेंट है, सही करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ये भी ठीक बात है, इसको नेचुरल गैस के अंदर मिला करके आप अगर हीट जनरेट करना चाहते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप इसको काम में ले सकते हैं। पावर जनरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, सही बात है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पर भी हो सकता है। तीनों जगहों पर ग्रीन हाइड्रोजन के जो उपयोग लिखे हुए हैं वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल 3 सी आंसर हमारा इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। और यूक्रेन, जो कि रशिया यूक्रेन वार हम पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से देखते आ रहे हैं, उस स्थिति में रशिया और यूक्रेन, जब भी ऐसी जगह न्यूज में रहती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं उन जगहों की लोकेशन हमेशा देखें। यूक्रेन से एक बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन यहां देखने को मिला, उसके पड़ोसी देश कौन, इनमें से पड़ोसी देश है कौन नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इन्होंने पूछा है कितने देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन 6 नाम हमें दिए हैं, और इन 6 में से कितने देश बॉर्डर शेयर करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं यूक्रेन के साथ में। अगर हम यूक्रेन का मैप देखें तो यूक्रेन के कुछ पड़ोसी देश जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। माल्डोवा नाम का देश यहाँ मिलेगा, रोमानिया यहाँ मिलेगा, हंगरी यहाँ मिलेगा, स्लोवाकिया यहाँ मिलेगा, पोलैंड यहाँ मिलेगा, बेलारूस यहाँ मिलेगा, और रशिया जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा नाम वहां देखने को हमें मिल रहा है, ये हमें चेक करना है। कौन सा नाम जो है वो यहाँ पर बॉर्डर बना रहा है यूक्रेन के साथ में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक तो रोमानिया जो है वो आपको बॉर्डर बनाता हुआ देखने को मिलेगा आपको यूक्रेन के साथ, और दूसरा हंगरी जो है, ये रोमानिया और ये हंगरी, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी नाम दे रखे हैं, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, लातविया लिथुआनिया इससे बहुत ज़्यादा नॉर्थ में रह गए, इससे बहुत ज़्यादा नॉर्थ में रह गए, और चेक रिपब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो इसका पड़ोसी देश है ही नहीं। तो यहाँ 2 देश ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओनली 2, केवल 2 जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हुए, यूक्रेन के साथ में बॉर्डर शेयर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ कथन हमें दिए हैं, सीधे सीधे ऑप्शन दिए हैं, इस बार कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सीधे सीधे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है।
भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा का लगभग 10 गुनी है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। यानी ध्रुवों पर, पोल्स पर जितना इंसोलेशन मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा इक्वेटर पर मिल रहा है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है, जो कि सही नहीं है। अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है। इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन। जितने सूर्य ताप आ रहा है उसमें से 2/3 यानी लगभग 66-67% जो पार्ट है वो इंफ्रारेड रेज है, अवरक्त किरणें हैं, जो कि अगेन सही नहीं है। ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। ये ठीक बात है। लोअर एटमॉस्फेयर जो है, निचला वायुमंडल जो है, यहाँ पर अगर इंफ्रारेड रेज पहुंचती है, अवरक्त किरणें पहुंचती हैं, तो इनको यहाँ पर जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उस जल वाष्प के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसका राइट आंसर भी हमारा यही होगा। अगला भी देख लेते हैं। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो उसका इंफ्रारेड पार्ट नहीं होता है। सोलर रेडिएशन, अगर ये टोटल सोलर रेडिएशन है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम वेबिग्योर के रूप में देखते हैं। इससे ज्यादा जो वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है, उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, और इससे कम जो हमें देखने को मिलती है उसे हम इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों के रूप में देखते हैं। तो रेड से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लाल कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, उससे भी कम फ्रीक्वेंसी पे जो आती है उन्हें IR कहते हैं। ये हमें दिखता नहीं है, हम सिर्फ इतना सा ही पार्ट देख सकते हैं। दिस इज द विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश सिर्फ इतना सा ही है, हमारी आंखें सिर्फ इसे ही देख सकती है। तो इंफ्रारेड रेज के बारे में जो स्टेटमेंट लिखा है कि ये दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग होती है, विजिबल लाइट का पार्ट होती है, नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट देखने को मिलता है। तो डी आंसर हमारा गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, ए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दिए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है यूपीएससी ने 2015-16 के आसपास। ये स्टेटमेंट गलत है, बात सही नहीं कह रहा है। वहां पर लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, निक्षालन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ में घुल करके डिसॉल्व होकर के बह जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है सॉइल के अंदर हमें पूरे प्रॉपर देखने को नहीं मिलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हमें देखने को मिल रहा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। ये बात ठीक है, जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज होकर के जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जो ह्यूमस बनता है, वो पानी में डिसॉल्व होकर के बह करके निकल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर डी। डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन हमें सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड हमें दिए हैं। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। The temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winter। ये ठीक बात है। टेम्परेचर वेरिएशन जो आता है, कॉन्ट्रास्ट जो आता है, दिन का टेम्परेचर रात का टेम्परेचर, सर्दियों के कंपैरिजन में गर्मी में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों आपस में जो है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों एक इसका इस पर कोई असर नहीं है, इसका इस पर कोई असर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है, इसको एक्सप्लेन सही नहीं करता है। तो ऐसा जो आंसर है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, आंसर हो जाएगा हमारा बी। कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही है, लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इसका इस पर कुछ प्रभाव हो या इसका इस पर कुछ प्रभाव हो, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट
दो स्टेटमेंट दिए हैं और इस बार हमसे पूछा, जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे जहां बच्चे एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, वैसा वाला क्वेश्चन फिर से आया है कि कौन सा कथन सही है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखना है कौन से इसमें से सही है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है। एस तरंगे बाद में आती है, ये कह रहा है कि जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें पी तरंगे पहले आती हैं, फिर एस तरंगे आती हैं। एस तरंगों से पहले पी तरंगे आती हैं। ये पी वेव्स हैं और ये एस वेव्स हैं। जो बच्चे अभी मेरे साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, पेपर 1 हम पढ़ रहे हैं, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अभी भी बात करी है, कल की क्लास में बात करी है, और हमने ये कल की क्लास में ही पढ़ा। पी वेव एस वेव हमने पढ़ा, पी वेव कैसे पहले आती है, एस वेव क्या बाद में आती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, विशेषताएं कैसी है, इनको देख करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता लगाते हैं, कैसे हमें अंदर के बारे में पता चलता है, ये सब कुछ हमें अभी अभी लास्ट क्लास जो मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल में हुई है, कोई बच्चा है ज्योग्राफी ऑप्शनल का जल्दी से कमेंट करें, उसके अंदर हमने बात करी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच के अंदर, वो अभी भी इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैचेस जो हैं, दोनों क्लासेस जो हैं वो हमारी लाइव चलेंगी, और हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ 5 से 7 क्लासेस हुई हैं। किसी बच्चे को अभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, वो इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। बहुत सारा हमारा मेंस का सिलेबस जो है, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो जाता है। इसलिए ये दिखता ऑप्शनल भले ही 500 नंबर का हो, लेकिन ये 800 से 900 नंबर दिलाता है हमें। 800 to 900 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल दिलाता है पूरे के पूरे यूपीएससी की दुनिया में ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने से। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेते हैं तब भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर जितनी ज्योग्राफी पढ़नी होती है उसका 80 से 90% आपको ज्योग्राफी जीएस के अंदर पढ़नी ही पड़ती है। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ के हमारा ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है, और ऑप्शनल पढ़ के हमारे जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, एक दूसरे को सहयोग मिल जाता है। तो इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल इसीलिए टॉपर्स का पसंदीदा सब्जेक्ट है। इस बार तो हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले थे, उन्होंने झंडे गाड़े हैं। इस बार बहुत अच्छे सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बच्चों में भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के देखने को मिले हैं। तो जो बच्चा इससे जुड़ना चाहता है वो इसके साथ में जुड़ सकता है। फिलहाल भारत का सबसे सस्ता ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, आपको इस रेट में, इस प्राइस में ये बैच नहीं मिलेगा। राइट, चलिए। तो जैसा मैं बात कर रहा था, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चों ने अभी अभी कल परसों पढ़ा कि पी वेव और एस वेव जो है, पी तरंग सबसे पहले आती है, एस तरंग सिस्मोग्राफ पर बाद में मिलती है। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट, सही हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। यानी P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave, the particles vibrate and up and down right angle to the direction of the wave propagation. अगर P तरंग ऐसे जा रही है तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे इनको ऐसे ही वाइब्रेट करवाएगी। यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे, कण जो होंगे, इनको इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाएगी। टू एंड फ्रो वाइब्रेशन जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, वो यहाँ पर ऐसे ही इनको कंपन करवाएगी। पी तरंग, क्योंकि पी वेव जो है वो एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि एस वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स को ऐसे वाइब्रेट कराती हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करवाती है। ये भी हमने अभी पढ़ा ज्योग्राफी ऑप्शनल में, कल की क्लास में, परसों की क्लास में, कि एस वेव जो है वो इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग हमें देखने को मिलती है। उसी को डिटेल में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके इन्होंने स्टेटमेंट के रूप में पूछा है कि क्या ऐसे वाइब्रेट होता है या ऐसे वाइब्रेट होता है। दोनों ही सही लिखे हुए, पी वेव्स ऐसे ही वाइब्रेट कराती है, एस वेव्स ऐसे ही वाइब्रेट कराती हैं, और यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर होगा हमारा सी, बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमें यहाँ सही देखने को मिल रहे हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था, जिन्होंने क्लास में अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमें देखने को मिला इस बार, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा है। राइट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कोयला आधारित कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और कितने कथन सही हैं, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कितने सही है ये हमें दिखाना है। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। देखो वो पानी जो उबाला जाता है ना उसके अंदर तो सी वाटर का उपयोग नहीं करते, टरबाइन को घुमाने के लिए जो भाप बनानी है, जो वेपर बनानी है उसके लिए तो सी वाटर का उपयोग नहीं करते, लेकिन सी वाटर दूसरे कामों में आ जाता है। उस पानी को ठंडा करना हो, उस पानी के दूसरे उपयोग में लेना हो, दूसरे दूसरे जितने भी पानी के उपयोग होते हैं वहां पर सी वाटर का उपयोग डेफिनेटली होता है, समुद्री जल का उपयोग डेफिनेटली होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सॉरी ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि किसी में भी सी वाटर का उपयोग नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी वाटर का उपयोग सभी में, जितने समुद्र के किनारे हैं उनमें तो समुद्र का पानी उपयोग आ जाता है। टरबाइन के अंदर टरबाइन घुमाने के लिए जो है उसका उपयोग भले ही ना करते हो, लेकिन दूसरे कामों में पानी को ठंडा करना वगैरह वगैरह दूसरे काम जितने भी होते हैं उनमें सी वाटर का उपयोग किया जा सकता है, तो होता ही है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिलों में स्थापित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान में भी हमें देखने को मिलते हैं जहां पर कि जल संकट तगड़ा देखने को मिलता है। इवन दैट थार डेजर्ट के अंदर, थार मरुस्थल के अंदर थोड़ा सा नॉर्थ में, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ जैसा पावर प्लांट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जल संकट वाटर स्ट्रेस्ड वाले रीजन में नहीं लगाया जाता, बिल्कुल लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट देखने को मिल रहा है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट जो है वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे हैं या कुछ को सरकार चला ली, कुछ को प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे करें आप? ज्योग्राफी की क्लास जो है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाएंगे, वहां आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच दिख जाएगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएं, लॉगिन करें, उसके बाद आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ोगे तो बाकी सारी ज्योग्राफी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, प्रीलिम्स की भी उसी की में कवर हो जाएगी, मेन्स की भी उसी में कवर हो जाएगी और ऑप्शनल की भी उसी में कवर हो जाएगी, सारा पार्ट एक साथ कवर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा कोई भी नहीं, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। करेक्ट कितने हैं ये पूछा है हमसे, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट, वॉल्बोचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? वॉल्बोचिया मेथड इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्बोचिया मेथड जो है वो किसके लिए उपयोग में आता है? ये उपयोग में आता है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको नियंत्रित करने में वॉल्बोचिया मेथड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हमें ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज हमें दी है और हमें यह पूछा है उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बहुत ज्यादा घूम रहा है एटमॉस्फेयर में, इसको सिक्वेस्टर करने के लिए, इसका विविक्ति भवन करने के लिए, बड़ा तगड़ा शब्द यूपीएससी लेकर के आई, हिंदी वाले तो हिल गए होंगे इस शब्द को देख करके। तो विविक्ति भवन करने के लिए, सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए कौन से मेथड इनमें से काम में लिए जा सकते हैं? इन तीनों जो मेथड दे रखे हैं, तीन जो प्रक्रियाएं या गतिविधियां दे रखी है, इनमें से किसे किसे हम काम में ले सकते हैं कि बाहर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन घूम रहा है उसको हम सीक्वेस्ट कर सकें, उसको हम ऐसी रूप में ला सकें कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन देखने को मिल रहा है, उन स्थितियों को उलट करके, उन स्थितियों को रिवर्स करके उस कार्बन को कैसे वहां से निकाल करके ऐसी जगह ट्रैप करें, ऐसी जगह फंसाएं कि हमें कार्बन की वजह से होने वाला जो नुकसान है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होने वाला जो नुकसान है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसे हम कम कर सके। इनमें से कौन सा तरीका इसके लिए काम में लाया जा सकता है? बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट शेल खेतों को में बिछाना। बेसाल्ट चट्टाने जो हैं, बेसाल्ट रॉक्स जो हैं, उनको बड़े लेवल पर खेतों के अंदर बिछाने का काम करना, ये बिल्कुल एक सही तरीका है जिससे कि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। दूसरा,
चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, लाइम जो है वो ऐड करना, जिससे कि ओशियंस की एल्केनिसिटी जो है वो बढ़ सकती है। ओशियंस की अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ओशियंस के अंदर ऐड हो रही है, जिसकी वजह से ओशियन एसिडिफिकेशन, महासागरीय अम्लता हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अंदर की लाइफ, अंदर का जीवन जो है वो बहुत ज्यादा खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसी स्थिति में अगर अम्लीयता बढ़ रही है मतलब उसका पीएच डाउन हो रहा है। पीएच डाउन होने के लिए आप कुछ ऐसा डालो जिससे पीएच ऊपर जाए, और अगर आप लाइम डालोगे, चूना डालोगे, तो पीएच क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ओशियन एसिडिफिकेशन जो हो रहा है उसके प्रभाव को हम कर पाएंगे, और पीएच ज्यादा जाएगा तो सारे जीवन जो है वो बच पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर घुल रही है उसका भी सोल्यूशन निकल पाएगा। तो ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम में लाया जाता है। ये दोनों ही चीजें जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए की जा सकती हैं। तीसरा कह रहा है विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। यानी जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज जो हैं, विभिन्न उद्योग जो हैं, इनसे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दें ताकि कार्बोनाइज्ड वाटर बन जाए, कार्बोनेटीकृत जल बन जाए, और उस जल को, उस पानी को हम क्या कर सकें, खाली माइंस जो पड़ी हो या खाली ऐसी जमीनें जो पड़ी हो जिनके अंदर अब कुछ काम नहीं होता है, माइंस के रूप में जो जमीन के नीचे के जो पार्ट देखने को मिल रहे हैं उनमें ले जा करके उस पानी को डाल दो। ये भी ठीक बात है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। पानी के अंदर कार्बोनाइजेशन जो है वो करके उसके बाद उसको कैप्चर कर लें उस पानी को, और ले जा करके एबंडेंट माइंस के अंदर ले जा करके डाल दें। जो जमीनें ऐसी पड़ी हैं या माइंस जो ऐसी पड़ी है, खदानें, उनके अंदर डाल दें। ये भी तरीका सूट करेगा, ये भी तरीका उस कार्बन से बचने के लिए हमारे काम में आ सकता है। तो सारे के सारे सही है, इस वजह से हम इसमें कहेंगे कि सभी के सभी तीन, ऑल थ्री जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सही निर्दिष्ट करता है? एरियल यानी हवा से मेटाजिनोमिक्स जो है वो करना, ऊपर से ही जाकर के मेटाजिनोमिक्स जो है, जिनोमिक्स जो है उसको लेकर के आना। जिनोम जो होता है, जिनोमिक्स जो है उसको लेकर के आना। तो ये डीएनए के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए काम आता है। किसी जगह पर किसी हैबिटेट में हवा के अंदर जो डीएनए के सैंपल घूम रहे होते हैं उनको कलेक्ट करने का जो मेथड है उसे एरियल मेटाजिनोमिक्स के नाम से जाना जाता है, या एरियल मेटाजिनोमिक्स के रूप में देखा जाता है। तो हमारा आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से ग्रह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है और हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? मतलब कई सारे डिकेड से ये सिविल स्ट्राइफ जो है, ग्रह कलह जो है उससे त्रस्त रहा है, खाद्य संकट की स्थितियां यहां पर रही है, फूड शॉर्टेज की स्थिति रही है, और अभी अभी जो है सीवियर फेमाइन, बहुत भयंकर दुर्भिक्ष या अकाल यहां पर देखने को मिला है। ऐसा कौन सा देश है इनमें से अगर हम देखें तो ऐसा देश जो निकल करके आता है वो है सोमालिया। लंबे समय से, कई दशकों से यहाँ पर हमें सिविल स्ट्राइफ, ग्रह कलह देखने को मिल रहे हैं, फूड सिक्योरिटीज जो है वो अच्छी नहीं है, फूड की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, खाद्य संकट देखने को मिल रहा है, और अभी अभी यहाँ पर हमें एक बड़ा अकाल, बड़ा दुर्भिक्ष जो है वो देखने को मिला था, सीवियर फेमाइन देखने को मिला था। तो सोमालिया जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सर यूपीएससी का बैच ज्वाइन करना है, कैसे करें? आप हमारी जो ऐप है ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है सर्च करेंगे, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अपना लॉगिन आईडी उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके बाद आप उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं, उसके बाद लॉगिन करें, जो आईडी पासवर्ड आपने बनाया उससे लॉगिन करें, उसके बाद आपको सारे बैचेस वहां पर शो होंगे। आपको ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, अगर ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करना है तो भी हमारे ऑफलाइन बैचेस जो है दिल्ली में अवेलेबल है, नोएडा में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आज से शुरुआत हो चुकी है। तो उन सारे बैचेस के साथ में आप जुड़ सकते हैं उस ऐप के द्वारा, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप से। आप जो भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड बना करके आप उसके ऊपर अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारी एक और ऐप है ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस ऐप,
ओटीपी के नाम से, वहां पर आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड हो रहे हैं। ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चन हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ऑप्शनल के क्वेश्चन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो आप ओटीपी ऐप पर चले जाएं, वहां पर आपको हर रोज 2-2 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के मेंस के और 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल के अपलोड होते हुए मिलेंगे। उनका आंसर आप लिखें और वहां पर अपलोड करें, पीडीएफ बनाएं, अपलोड करें। आपकी कॉपीज जो है, आपके आंसर जो है वो आपको पता चलेंगे। दूसरों के भी क्वेश्चंस जो है वहां पर अपलोड होंगे, आपको पता चलेगा हम कितने किस लेवल पर हैं, कितने पानी में है, कितना अच्छा लिख रहे हैं, कितना बुरा लिख रहे हैं, सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सोमालिया। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है या कौन से सही है, एक पहला सही है दूसरा सही है या दोनों सही है, ये हमें देखना है। In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. The biodiversity management committees have important function in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. नगोया प्रोटोकॉल जो है वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी से जो बायोडाइवर्सिटी तक एक्सेस और उससे जो बेनिफिट होते हैं, जो लाभ होते हैं, उनकी शेयरिंग प्रॉपर हो, जिस जिसको जैसा जैसा लाभ पहुंचना चाहिए वैसा लाभ पहुंचे, इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये दोनों स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलते हैं। ये बात भी सही है कि जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये नगोया प्रोटोकॉल को, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसके उद्देश्य जो है पूरा करने में हमें हेल्प करती है। और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसके लिए कि नगोया प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमें करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, फिर देखिए मैपिंग का एक क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में जो जगह ज्यादा देखने को मिलती हैं सर अभी मैं स्टैंडर्ड 10th में हूँ, यूपीएससी के लिए क्या करना चाहिए? आप हमारा एनसीईआरटी बैच जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है, ताकि वो यूपीएससी की तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर सकें, यूपीएससी की तैयारी अभी से कर सकें। एनसीईआरटी बैच आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। जो बच्चे 10th क्लास या ऐसी किसी क्लास में हैं वो इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए हैं, जैसे कि नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, उत्तरी कीवू और इटूरी, और सामने लिखा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। ये जो आर्मेनिया अजरबैजान लिखा है ये नागोर्नो कारबाख के लिए लिखा है। नागोर्नो कारबाख रीजन जो है, नागोर्नो कारबाख क्षेत्र, अभी अभी जो बच्चे कॉन्सेप्टर में हैं उनको मैंने पढ़ाया था करंट मैपिंग के अंदर, नागोर्नो कारबाख के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया था। कैसे 1917 1920 वाला जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति वाला समय था, समाजवाद किस तरीके से जो है अपने पर फैला रहा था, यूएसएसआर का निर्माण किस तरीके से हो रहा था, और उसी के बीच में जोसेफ स्टालिन जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक मामला उलझा करके जाते हैं, जो आज दिन तक उलझा हुआ है। और यहाँ पर बड़े जबरदस्त इश्यूज हमें बार बार देखने को मिलते रहते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो कारबाख जो है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है, ना कि कीवू एंड इटारी। तो कीवू इटारी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, नागोर्नो कारबाख जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच देखने को मिलता है, ना कि मोजाम्बिक के अंदर। तो ये भी सही नहीं है। ये कीवू इटारी जो है वो कोंगो रीजन हमें देखने को मिलता है, कोंगो के अंदर। एंड खेरसोन एंड जपोरिखिया ये जो है इजराइल लेबनान के बीच में नहीं देखने को मिलता। खेरसोन तो अभी अभी आपने देखा है, बार बार न्यूज में रहा है, यूक्रेन का एक हिस्सा है जिस पर कि रशिया ने अभी अभी कब्जा कर लिया था। तो यूक्रेन में आता है खेरसोन, ना कि इजराइल लेबनान वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो तीनों ही इनकरेक्ट हैं। हमें पूछा गया कितने करेक्टली मैच्ड हैं, कोई सा भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। नन ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित इनमें से कोई सा भी नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। फिर एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन, अगेन जो लोकेशंस करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिलती है उनसे एक क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हुआ है। कुछ जगहों के नाम दिए हैं और इनके आगे किस देश में ये हमें देखने को मिलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है या नहीं है, कितने सही सुमेलित है कितने नहीं है, ये हमें बताना है। डोनबास हमें यूक्रेन में देखने को मिलता है, ना कि सीरिया में, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कचिन क्षेत्र जो है, कचिन एरिया जो है या कचिन रीजन जो है वो हमें म्यांमार में देखने को मिलता है, ना कि इथियोपिया में, ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। और टिग्रे जो है वो हमें इथियोपिया में देखने को मिलता है, ना कि नॉर्थ यमन में, ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। कोई सा भी सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। ये सब डोनबास यूक्रेन में है, ना कि सीरिया में। कचिन जो है वो म्यांमार में है, ना कि इथियोपिया में। और टिग्रे जो है वो इथियोपिया में देखने को मिलता है, ना ही कि नॉर्थ यमन में। तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड, सही सुमेलित नहीं देखने को मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों में से संबंधित है। मतलब कुछ ऐसी घटना जो इन चारों देशों में हुई है, जो चार नाम आपके सामने दिए हैं, चाड, गिनी, माली और सूडान, इन चार देशों में कौन सी ऐसी घटना है इन चारों में से जो चारों में देखने को मिली है। किसी किसी में कोई कोई घटना देखने को मिली हो सकती है, लेकिन ऐसा क्या कॉमन है जो इन चारों में देखने को मिला है, इनमें से ऐसा क्या है। दुर्लभ मृदा जीवों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, नहीं, सब जगह पे नहीं हुआ है। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुख प्रसार, नहीं। इसके लिए भी जो है वो हमें सारे के सारे देश जो है उनके अंदर ये घटना देखने को नहीं मिलती। सफल तख्ता पलट, सक्सेसफुल कोप्स जो है वो एक ऐसी घटना है जो इन चारों देशों में अभी अभी हमें देखने को मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सक्सेसफुल कॉप या सफल तख्ता पलट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे या ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैपिंग के जो क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। और अगेन ग्रीन हाइड्रोजन पर एक और क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा था इस बार ग्रीन हाइड्रोजन पर दो क्वेश्चन आए हैं, ये एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी और स्टील प्लांट, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने या इस्पात संयंत्र, इनमें से किन किन उद्योगों में, किन किन इंडस्ट्रीज के अंदर डीकार्बोनाइजिंग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सकता है, हरित हाइड्रोजन का उपयोग डीकार्बोनाइजिंग या विकार्बनन के लिए, यानी कार्बन को हटाने के लिए, कार्बन को वहां से उस चेन से बाहर करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इनमें से कहां कहां पर हो सकता है। फर्टिलाइजर प्लांट्स में हो सकता है, ऑयल रिफाइनरी में भी हो सकता है और स्टील प्लांट में भी हो सकता है, तीनों जगह पर हो सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑल थ्री, तीनों के तीनों में इसका उपयोग हमें देखने को मिल सकता है। राइट तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सामने प्रकट हुए, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी, इनके सही आंसर क्या थे। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड मैपिंग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस थे जिनके की आंसर हमने यहाँ पर देखे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कितनी मान सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितनी होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस बार बच्चों को जो है कहा जा सकता है कि इस बार बच्चों को जो है वो पेपर काफी टफ लगा है, तो मतलब उनके नंबर्स जो हैं, मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो अराउंड 85 के आसपास, 85 के आसपास, एक दो नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी नीचे इसकी SC ST OBC की जो कैटेगरी है उनके अंदर की कट ऑफ इससे थोड़ी सी नीचे जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है, 80 से 85 के बीच में। 85 के आसपास, 85 के आसपास हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हर बार जनरली ये ज्यादा जाती है, 95 100 के आसपास जाती है, लेकिन क्योंकि इस बार बच्चों को पेपर टफ लगा है, काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आई है, इस वजह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें 85 के आसपास देखने को मिल सकती है। राइट आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है,
ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच जो है वो आप लोगों के लिए अभी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के बहुत एडवांटेज है। आप मेरे दूसरे सेशन देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पर बहुत सारे सेशन मैंने किए हैं जिनमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने से हमारी पूरी ज्योग्राफी जो कि प्रीलिम्स के लिए है, जो कि जीएस के लिए है, वो सारी कवर हो जाती है। इवन दैट जीएस के बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा तैयार हो जाता है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट पूरा तैयार हो जाता है, इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट तैयार हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत सारा पार्ट तैयार हो जाता है, और इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत सारा पार्ट जो है वो हमारा तैयार हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में। तो वही चीजें हमें जीएस में भी पढ़नी है, वही चीजें ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पढ़नी है, और एक ही चीजों को दो दो बार पढ़ करके हम दो दो जगहों पर, तीन तीन जगहों पर नंबर ला सकते हैं। इसीलिए टॉपर्स जो है स्मार्ट स्टडी करते हैं और स्मार्ट स्टडी में वो ज्योग्राफी ऑप्शनल को चूज करते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में जाते हैं। तो आप भी अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके साथ में जुड़ सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था प्रीलिम्स का पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और मैपिंग के थे। क्योंकि आप बच्चे मुझी से पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट, तो मुझे ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों के लिए इनके सही आंसर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आऊं। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में इन सब के आंसर जो है वो लेकर के आया हूं। अब आगे बाकी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ज्यादा, जिन बच्चों के नंबर जो है वो 85 के आसपास आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, भले 80 के आसपास भी आ रहे हो, तब भी 80 से ऊपर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। क्योंकि मेंस की तैयारी जो है बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का तब तक आप बहुत आगे लेट हो चुके होंगे। तो अभी से अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं, ये तैयारी आपकी वेस्ट नहीं होगी। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर होता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली आपकी ये हेल्प करेगी। राइट, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसा ही कुछ नया इनोवेटिव चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।